Hello everyone, welcome to my YouTube channel Stats Corner, and in this video we will continue our question and answer series, and in this video we will discuss question 11 to 20 of ISS exam 2022 paper 1 statistics। जैसा कि हम देख रहे थे कि लास्ट वीडियो में हमारा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अब इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि टाइम को थोड़ा कम किया जाए। तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग बाईवेरिएट डेटा। हमारे पास बाईवेरिएट डेटा डेटा दे रखा है एक्स एंड वाई। ठीक है। और व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रेजेंट करता है लीनियर रिलेशनशिप को। तो हमें चेक करना है कि एक्स एंड जो वाई हमारे जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट रो इज इक्वल टू क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। या फिर अगर आप इसको वेरिएंस की फॉर्म में लिखो तो यहाँ स्क्वायर करके रूट कर सकते। तो इसके लिए हमें पहले कोवेरियंस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम कोवेरियंस निकालते हैं, हम बाद में एक ट्रिक की भी बात करेंगे। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपको? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाई एन। और ये हो जाएगा समीशन एक्स आई बाई एन समीशन वाई आई बाई एन। तो यहाँ पे इसमें मैं समीशन एक्स आई इधर ही कर देता हूँ। ठीक है। और इस वाली लाइन में समीशन एक्स वाई कर देता हूँ। ओके। तो अगर अपन यहाँ पे एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 1 2, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4 1 4, और ये हो जाएगा 20। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ समीशन। ठीक है। तो समीशन एक्स कितना हो गया? 3 3 3 6 6 और 4 10 10, और ये हो गया 15। ठीक है। और समीशन वाई कितना हो गया? 4 5 5 6, और 6 और 4 10। और समीशन एक्स वाई कितना हो गया? 4 2 6 6 और 4 10, और 10 और 20 30। ठीक है। तो हमको ये निकाल देना है इधर। तो ये कितना हो गया? 30 डिवाइड बाई एन की कितनी वैल्यू है? 5 माइनस 15 डिवाइड बाई 5, और 10 डिवाइड बाई 5। तो ये हो गया 6, और ये हो गया 3, और 5 से इसको काटेंगे 2। तो एक तरह से ये हो गया 6। तो ये आ गया कोरिलेशन हमारा आ गया 0। कोवेरेंस 0 आ गया तो इसका निनोमिन तो इसका न्यूमिरेटर अगर 0 आ जाता है रो का, जो ये वाली टर्म है, तो ये 0 आ जाएगी तो कोरिलेशन कोफिशिएंट तो 0 रहेगा। तो हमारा आंसर तो 0 आ गया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर लीनियर रिलेशनशिप की अगर एक्स की वैल्यूज को अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई की वैल्यूज या तो इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए। और अगर ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाएगी तो पॉजिटिव कोरिलेशन 0 से 1 के बीच में, और डिक्रीज हो जाएगी तो 0 से -1 के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू हम अ, एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5। लेकिन y की वैल्यूज इस पॉइंट से इधर भी इंक्रीज हो रही है और इधर भी डिक्रीज हो रही है। तो आप अगर ये चेक करोगे तो एक ये ऐसा एक्स की वैल्यू अगर अपन ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक, एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। और y की वैल्यूज 3 पे 0, और ये ऐसे ऐसे करके
एक एक क्वाड्रेटिक वो आ जाएगा आपके पास। तो लीनियर रिलेशनशिप इसमें जीरो रहेगा। अगर कोई ये कहे कि ये इंडिपेंडेंट है तो वो नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है। लेकिन अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करें तो वो ओनली लीनियर रिलेशनशिप को प्रेजेंट करेगा, तो उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में x1 x2 x5 be a random sample of size 5, population having standard normal। ठीक है, पॉपुलेशन हमारे पास जो पॉपुलेशन दी गई है, जो एक्स वेरिएबल है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज है कि लेट एक्स बार ये डिफाइन करा है इन्होंने, और टी ये डिफाइन करा है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक तो ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कि अपन उसको ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सेपरेटली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को ये दो क्वांटिटी निकालनी है, टी स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर। अब आपको अगर एक्स फॉलो नॉर्मल 0 1, तो एक्स बार फॉलो क्या करता है। एक्स फॉलो अगर हम ये कर दें, एक्स फॉलो 0,1, तो एक्स बार फॉलो 0,1/n। जैसे आप देखते हैं कि एक्स फॉलो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर होता है, तो एक्स बार क्या फॉलो करता है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और एन की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा एन 0,1/5। ठीक है, एन की वैल्यू 5 है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, तो अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी जीरो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जीरो है, तो ये इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या है, 1/5। तो ये वाली जो हमारे पास ये था, जो हमारे पास ये था एक सेकंड, जो हमारे पास ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, तो ये तो आ गया इसके इक्वल, तो ये तो आ गया 0.02, और इसको मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमको ये वाली क्वांटिटी निकालनी है। ये वाली क्वांटिटी निकालने के लिए हमको एक दूसरी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्क्वायर की फॉर्म में है और हम इसमें का स्क्वायर का यूज करेंगे। तो जैसा कि ये जो हमको एक चीज पता है, कि एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉलो काई स्क्वायर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन एस स्क्वायर होता है, जो ये जो एन एन एस स्क्वायर क्या होता है, एन एस स्क्वायर होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है एन एस स्क्वायर। मतलब कि एस स्क्वायर होता है, उसमें अपन एन से डिवाइड करते हैं, लेकिन एन को अगर उधर मल्टीप्लाई करेंगे एन एस स्क्वायर, तो ये जो क्वांटिटी ये जो आ जाएगी हमारी, और ये इक्वल किसके है, ये तो इक्वल है टी के, जो हमारा टी इस क्वेश्चन में दिया गया है। जो आप यहाँ पे जो ये टी देख रहे हो, तो ये जो टी इसके इक्वल है। तो अब हमको हम इस वाली ये जो रिलेशन दे रखा था, इससे हम एक चीज क्या निकाल सकते हैं, कि हमारा जो टी बाई, ये कौन सा कलर हो गया, जो हमारा टी बाई सिग्मा स्क्वायर है, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर। अगर एन की वैल्यू 5 रख दूं तो मैं 4 को। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो टी फॉलो करेगा काई स्क्वायर 4 को। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
अब हमको पता है कि काई स्क्वायर अगर एन को फॉलो करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, काई स्क्वायर विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है एन, और उसका वेरिएंस होता है 2n। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या आ जाएगी, एन तो 4 आ जाएगी, और वेरिएंस ऑफ टी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब वो सेम ये वाला रिलेशन यहाँ पे हमको यहाँ भी अप्लाई करना है कि यहाँ पे है कि वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो ये कितना है, ये 8 है। हाँ, तो ये है 8, और इज इक्वल टू ये हमको फाइंड आउट करनी है, और ये माइनस, अगर 4 का स्क्वायर कर देते 16, अगर ये 16 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारी जो क्वांटिटी जो हमें चाहिए थी ये आ गई 24। तो हमारा जो आंसर था ये दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था, जिसमें एक क्वांटिटी ये थी, ये हमारी आ गई 24, और ये आ गई इधर पॉइंट 0.5, 0.20। तो ये हमारा 24.20, ये हमारा आंसर आ गया इसका सी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, एक्स वाई फॉलो बाई वेरिएट नॉर्मल। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि बाई वेरिएट का जो मार्जिनल होता है वो नॉर्मल को जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि सेपरेट एक्स लिखूं, एक्स फॉलो करेगा नॉर्मल 10, 100 को, और वाई फॉलो करेगा नॉर्मल 20, 100। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, हाँ, एक्स प्लस वाई किसको फॉलो करेगा, एक्स प्लस वाई भी नॉर्मल को करेगा। आपको भी पता होगा ए एक्स प्लस वाई जो फॉर्म होती है, एक्स प्लस वाई नॉर्मल को फॉलो करेगा विथ इनके मेन इसके आपस में ऐड हो जाते हैं, अगर माइनस करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 10 और 20, 30। साथ में जो ये वाली टर्म है, ये हम इसका जो वेरिएंस आएगा एक्स प्लस वाई का, वो हम इधर आपको निकाल के दिखाते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई। हाँ, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई। तो अब हम इसका वेरिएंस निकालने की जब बात करें, तो हमारे पास ये जो पहले वाली क्वांटिटी है वो तो 100 है। ठीक है, दूसरी वाली भी 100 है, प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस निकालने के लिए हमें, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में हमने डिस्कस करा है कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू कोवेरिएंस, कोरिलेशन का फॉर्मूला कोवेरिएंस बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो अपन कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, रो इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो रो की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0.05, तो इंटू 0.05 को 1/2 लिख दूं, और इंटू सिग्मा एक्स 10, और 10 सिग्मा वाई भी 10 है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एविएशन की बात हो रही है, ना कि वेरिएंस की। तो अगर हम इसका अगर ये कर लें, तो टू टू से टू कैंसिल आउट हो गया, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 प्लस 100, 100, तो ये हो गया 300। ठीक है, तो एक तरह से x प्लस वाई, ये हमारा नॉर्मल 300 और 30 और 300 को फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब हम ये जो e की पावर में आंसर आ रहा है, ठीक है, इससे आप एक सारे आंसर e की पावर में आ रहे हैं, तो और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई हमने इसीलिए निकाला है कि यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई चाहिए इसको आंसर में। ठीक है। और ई की पावर में निकालना है। ई की पावर में अपन कब निकालते हैं, जब हम अपन एमजीएफ निकालते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, अगर हमारा कोई जेड वेरिएबल है और वो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी जेड क्या होता है? ई की पावर म्यू टी प्लस टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये फॉलो करता है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक्स प्लस वाई को मैं अगर जेड से रिप्लेस कर दूं, अगर इसको मैं लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो अपने को, और टी की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं इसमें, अगर यहाँ पे अगर लेट टी इज इक्वल टू 1 कर दूं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2। अब जेड इक्वल टू हमको पता है एक्स प्लस वाई है। तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड है, ये तो हमें जो चाहिए वही 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 है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर म्यू। म्यू यहाँ पे क्या, कौन सी वैल्यू दे रखी है, 30। 30 प्लस 300 बाई 2। 300 सिग्मा स्क्वायर इसका 300 है, डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 150। 150 प्लस 30, ये हो जाएगा ई की पावर 180। तो हमारा ये जो आंसर है, ये इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा टफ नहीं है। गिवन दैट द एन की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, एन की वैल्यू 4 है। और समीशन एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, समीशन एक्स स्क्वायर देखना है 164। ठीक है। समीशन वाई स्क्वायर दे रखा 572। और समीशन एक्स कितना दे रखा है 24। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, समीशन एक्स बाई एन, तो ये हो जाएगा 6। और समीशन वाई कितना दे रखा है 44। तो वाई बार कितना हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई 4, 11। ठीक है। और समीशन एक्स वाई इन्होंने दे रखा है 300। तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 10? तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू की बात कर रहा है कि रिग्रेशन जो टेक्निक अपन अप्लाई करते हैं, लीस्ट स्क्वायर, जैसे हमारी जो इक्वेशन आती है रिग्रेशन से जो एस्टिमेट करते हैं, उसकी बात कर रहा है कि वाई की जो वैल्यू गिवन है, तो उस पे अपन एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन होती हैं, एक तरह से वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू रो सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में अगर ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये जो हमारी एक्स की वैल्यू है ये आ जाएगी। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, रो की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है यहाँ से। अ, ये भी हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसमें। तो इसी अगर को मैं ट्रांसफॉर्म करूं, अगर ये जो क्वांटिटी है इसको इधर भेज दूं वाई के मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 1/रो सिग्मा। एक सेकेंड। हाँ, तो एक तो हमारे पास होता है रिग्रेशन, एक होता है हमारे पास रिवर्स रिग्रेशन, जिसमें अपन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना अपन आपस में चेंज कर देते हैं। तो हमारी वाली इसमें, अगर मैं इसका आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, कि हमारा x वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, y की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है।
तो उस वाले केसेस में क्या होता है? मैं इरेजर अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा। ठीक है। हम्म। ओके। हाँ, तो जब मैं, हाँ, अगर y हमारा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और x डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहता है y पे, तो जो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी? लीनियर इक्वेशन आएगी। x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी की फॉर्म की आएगी। ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है, y हमारा इंडिपेंडेंट है और x से डिपेंडेंट है। तो x डिपेंडेंट है, तो जो रिवर्स रिग्रेशन का कंसेप्ट होता है, उसमें ऐसा होता है कि हम जो एरर मान के चलते हैं, वो हमने सपोज किए कि ओनली y के अंदर एरर है, y वेरिएबल के अंदर। x जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास कोई एरर नहीं है। जो आप एरर सम ऑफ स्क्वायर उसमें लिस्ट स्क्वायर में करते हो, ठीक है, तो उसमें ओनली अपन एक ही वेरिएबल के अंदर एरर मान के चलते हैं। जो से सिंपल रिग्रेशन होता है उसमें अपन एक्स से जो वेरिएबल होता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो इस पॉइंट से एक्स की जो डायरेक्शन होती है उसको अपन मिनिमाइज करते हैं कि ये जो एरर है अपनी उससे, सपोज कि हमारे ये पॉइंट आते हैं, यहाँ पॉइंट आता है, यहाँ पॉइंट आता है, यहाँ पॉइंट आता है, और ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। तो इन पॉइंट से इसके बीच की जो एरर होती है इसको मिनिमाइज करते हैं। लेकिन जब ये रिवर्स रिग्रेशन होता है तो उसमें अपन वाई से, जो एक तरह से ये हो गया हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल, ये जो ये होती है लेंथ, इसको अपन मिनिमाइज करते हैं। सपोज हमारा ये पॉइंट है, तो इससे जो ये जो लेंथ होगी इसको अपन मिनिमाइज करेंगे। तो इन जनरल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल रिग्रेशन में अपन कौन सी एरर सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं और रिवर्स रिग्रेशन पे कौन सी। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे अपन जो ये वर्टिकल लेंथ होती है, एक्स एक्स, जो ग्राफ पॉइंट और उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ होता है उसके बीच में, और जो रिवर्स रिग्रेशन होता है, तो जब रिवर्स रिग्रेशन से जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे क्या, y हमारा गिवन है, y इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो हमें जो वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है वो x की करनी है। तो इस वाली कंडीशन में जो लिस्ट स्क्वायर लगा के जो हमारा इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू रो सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार। अब हमको ये वाली वैल्यू, इसमें एक बार अपन इसको भी लिख सकते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये इधर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार। तो अगर सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कट गया अपना, तो ये क्या बचा? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सिग्मा वाई स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार। ठीक है। तो अब हमको वैल्यू रखने देनी इधर है एक्स माइनस एक्स बार। तो हमारे पास से जो वैल्यू दे रखी है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं, पूरा आंसर निकाल देते हैं आपके लिए। तो अगर हमारे पास इसका आंसर, एक सेकेंड, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स से माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है? एक्स बार की वैल्यू हमने निकाली है 6। ठीक है, 6। और ये इज इक्वल टू कोवेरियंस, कोवेरियंस आपको अलग से सेपरेट निकालना पड़ेगा। कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू समीशन एक्स आई वाई आई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार। तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 4 माइनस एक्स बार कितना है? एक्स बार 6 और वाई बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 6, 66। तो अगर कोवेरियंस हमारा यहाँ पे कितना आ जाता है, ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा आई थिंक। हाँ, 75 माइनस 66 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है।
तो ये हो जाएगा 9, और अपन सिग्मा सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू भी अपने को निकालनी है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, समीशन वाई स्क्वायर है 572, 572/4 माइनस वाई बार 11 का स्क्वायर, ये कर देना है। और वाई की वैल्यू जो गिवन वैल्यू है ये यहाँ पे 10 रखनी है, और वाई बार है तो 10 माइनस 11। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू आएगी सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको डिवाइड करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 143 - 121। ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 143 आ जाएगा। तो इसको अपने को सॉल्व करना है आगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अगर माइनस का 6 है तो 6 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये माइनस है, ठीक है। 10 में से एक निकालेंगे तो -1 आएगा, -1 तो ये आ जाएगा -9 डिवाइड बाई ये कितना है 21, इसमें से जाएगा तो ये 22। ठीक है, तो ये 6 है, माइनस से ये जो क्वांटिटी मतलब हाफ से कम है। आपको कैलकुलेशन स्पीड ऐसे ही बढ़ानी है कि आप हर चीज को कैलकुलेट ना करो। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 18 आता है। तो ये क्वांटिटी ये जो है हाफ से कम है। अगर हम इसको अप्रोक्स से 0.4 मान ले या 0.45 मान ले, ठीक है 0.4 मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट अगर 0.4 मान ले तो ये आ रहा है अपना 5.6 के अप्रोक्स, ठीक है। आपको कैलकुलेशन स्पीड इसी तरीके से बढ़ानी है, और कोई टेक्निक नहीं है, आपको ये सारी स्टेप कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी अगर हर बार वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको ये आंसर अगर आप 9 को डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आंसर इसका 5.59 आ जाएगा, ठीक है। आगे भी हम जो वो वाले क्वेश्चन है सेकंड पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे इंडेक्स नंबर के, जिसमें आपको अप्रोक्स से स्क्वायर रूट निकालना है 1008 डिवाइड बाई 342 का, वो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए भी अपन एक ऐसी ही टेक्निक दिखाएंगे जिससे आपको अप्रोक्स आंसर आ जाए और आप आंसर टिक कर दो। ऐसी कैलकुलेशन आप वहां पे नहीं कर पाओगे कि ये अपने को रूट निकालना है, ये कभी ऊपर से डिवाइड हो कि नहीं हो, कई सारी चीजें। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लेट x1 x2 फॉलो बाईवेरिएट नॉर्मल विथ ये एक्सपेक्टेशन 0, मतलब स्टैंडर्ड, एक तरह से स्टैंडर्ड बाईवेरिएट नॉर्मल है। तो x1 x2 किस चीज को फॉलो कर रहा है, बाईवेरिएट नॉर्मल 0,0,1 और रो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर। जब x1 और x2 के बीच का कोरिलेशन इन्होंने दे रखा है रो, तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। वो क्वेश्चन भी इन जनरल अपन लास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन आएगा। तो उसमें क्वेश्चन क्या आएगा, उसमें क्वेश्चन आएगा कि x1 और x2 जब हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल होते हैं, तो अगर हमारे पास x1 और x2 के बीच में कोरिलेशन रो है, तो कोरिलेशन बिटवीन x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रो स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 इज इक्वल टू रो, एंड x1 एंड x2 फॉलो नॉर्मल 0,1। तो कोरिलेशन बिटवीन x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। ये आपकी एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है। इन जनरल ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये कई स्टेट पीसीएस के एग्जामों में भी पूछा जाता है, और इवन आईएसएस के भी पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसी से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ये जो टेक्निक हमने लगाई है। तो यहाँ से अभी हमने एक कोरिलेशन का फॉर्मूला एक डिस्कस करा है कि कोरिलेशन क्या होता है। तो अगर मैं इसको रो से डिनोट कर दूं, वो अगर मैं इसको nth
एन से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, रो इधर है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कोवेरियंस ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा x1 स्क्वायर सिग्मा x2 स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा रो स्क्वायर के। कोरिलेशन का फॉर्मूला यही तो होता है, कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको ये नीचे वाला ये ध्यान रखना है कि ये सिग्मा x1 स्क्वायर है, ठीक है, कि ये x1 स्क्वायर जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ना कि हमारा x1 का सिग्मा स्क्वायर, x1 का वेरिएंस। तो हमको पता है कि x1 x2 नॉर्मल 0, 1 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बाईवेरिएट का मार्जिनल भी नॉर्मल को जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हमको पता है कि x1 एंड x2 फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है। तो अब x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर फॉलो chi स्क्वायर 1, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर chi स्क्वायर को जाएगा विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हमको पता है कि x1 स्क्वायर chi स्क्वायर 1 को जा रहा है और x2 स्क्वायर chi स्क्वायर 1 को जा रहा है, तो chi स्क्वायर का वेरिएंस क्या होता है? अगर हमारा कोई x फॉलो chi स्क्वायर n, ठीक है, अगर मैं इसको y ले लूँ, आपको x में डाउट होगा, तो वेरिएंस ऑफ y क्या आएगा? 2n आएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? √2n। तो अगर हम यहाँ पे बात करें x1 स्क्वायर फॉलो कर रहा है chi स्क्वायर 1 को, तो इसका ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाली क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगी? √2। और ये क्या हो जाएगी? √2। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, रो स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ऊपर वाली को लिख सकते हैं x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस, और डिवाइड बाई, ये हमको पता है ये कितनी क्वांटिटी है, ये है √2 और ये है √2, ठीक है। अगर ये √2 मल्टीप्लाई होते 2 हो जाते हैं और 2 को अपन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमको आंसर चाहिए, तो इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और इस वाली क्वांटिटी का हमको आंसर चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 को जा रहा है, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी? ये n होती है, n तो 1 हो जाएगा, -1 × 1। तो ये 1 × 1 और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रो स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू, हमारा जो ये आंसर है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, 2 रो स्क्वायर + 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप डिस्कस कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्यूरीज। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें अपन, तो 16 में हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, R12 R13 R23 इज इक्वल टू R दे रखा है। जो सभी कोरिलेशन है, इंटर कोरिलेशन बीच में x1 x2 के और x2 x3 के और x1 x3 के बीच में, तो वो सारे इक्वल हैं और उनकी क्वांटिटी दे रखी है इन्होंने R। तो हमको पहले एक तो R1.23 का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आप आईएसएस का क्वेश्चन आईएसएस का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि R स्क्वायर 1.23, ये इसमें आप वैल्यू 1.2 या 2.13 ये, एंड रो 12.3, इन दोनों के फॉर्मूले से आपको अप्रोक्स एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और ये किस टाइप से रहे, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन के बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा ये जो फॉर्मूला होता है R स्क्वायर 1.23, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर
-2r12r13r23 और इसको डिवाइड कर देते हैं 1 - r23 का स्क्वायर से। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले की अगर ट्रिक याद करें कि कैसे अपने को ये फॉर्मूला याद करना है, तो आप जब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो इसमें अपने को चलना है इधर से, राइट हैंड साइड से। और जब न्यूमरेटर की बात करते हैं तो अपने को चलना है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 2 और 3 का अपने को इनिशियली पहले स्टेप में पेयर मिल गया, तो हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी, r23 स्क्वायर, ठीक है। ये कोई वैसे लॉजिक है ये तो याद करने का कि कैसे याद रखें। अब अपन उसमें बात करते हैं कि अब जब हम ऊपर वाले के लिए न्यूमरेटर के लिए बात करते हैं तो राइट हैंड से जाना है, तो यहाँ 1 के बीच में 2 है, 1 और 2 के बीच में डॉट है, तो हमको पहले से ही यहाँ पे कोई वो नहीं मिल रहा, पेयर नहीं मिल रहा। तो अपने को पहले 1 के 2 के साथ बनाना है, फिर 1 को 3 के साथ बनाना है। तो 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 इंटू सारे कर देने हैं। अगर सेम इसी की बात करें, रो 1 2 डॉट 3, तो अगर इसमें डिनोमिनेटर की बात करें तो इधर से जाना है, तो इससे कोई अकेले 3 का कोई पेयर नहीं है, तो ये दोनों पेयर आएंगे। तो अब यहाँ पे तो अपन स्क्वायर में बात करें तो यहाँ रूट नहीं लगाएंगे, अगर इसमें भी अगर स्क्वायर की बात नहीं करेंगे तो ये सारे पे रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे तो 1 - r13 का स्क्वायर, क्योंकि इधर से कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको रूट लगा दो। और ये जो है 2 3 का स्क्वायर हो गया बात, 1 - r23 का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर के लिए अगर ऊपर से जाएंगे तो अपने को इनिशियली एक पेयर बन गया, तो ये लिख दो r12 माइनस ये जो दोनों क्वांटिटी है ये लिख दो, r13 और r23, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। ये जो ऐसे करके मैंने थोड़ा सा याद करा था। हाँ, अब हम बात करते हैं इसकी। तो हमारे पास जो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये इक्वल टू आर दे रखी है। तो ये r² प्लस r² -2, ये r क्यूब, तो ये हो जाएगा r² प्लस r² -2 r इंटू r, ठीक है, डिवाइड बाई 1 - r²। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अगर 2r² कॉमन ले लूँ मैं ऊपर से, तो यहाँ क्या बचाएगा, 1 - r, और नीचे बचाएगा 1 - r² को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - r और 1 + r। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ये लिख सकते हैं ना, a - b और मल्टीप्लाई a + b। तो अगर ये वाली क्वांटिटी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास जो आंसर क्या बचा, 2r² अपॉन 1 + r। अब हमको क्या करना है, हमको 1 - 1 - r² 1.23 की आंसर चाहिए। तो अगर इसमें से अपन दोनों साइड में ये लिख सकते हैं, ये कर देते हैं 1 - r² 1.23, तो ये हो जाएगा 1 - 2r² 1 + r, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + r - 2r² अपॉन 1 + r। तो अपने को पता है 1 + r, तो इधर 1 + r का पावर -1 है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, तो इसको अपने को कुछ नहीं करना, ऊपर वाले के जो है वो उसको वो बनाने हैं। तो वही जो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं उसमें कैसे अपन इसको, इसके जो वो निकालते हैं, रूट निकालते हैं, वो वाली टेक्निक हमको काम में लेनी है। तो अपन 1 + r को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपको मल्टीप्लाई में माइनस अपने को प्लस करना है और आंसर आना चाहिए +r। तो इसके रूट जो मेरे को अभी आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 1 - r प्लस
2r-2r², और ये हो जाएगा 1+r। ठीक है, तो अगर यहाँ से 1 कॉमन ले लूँ, 1-r, और +2r कॉमन ले लूँ तो 1-r, और ये आ जाएगा 1+r। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ गया, ये 1+r ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1-r, 1+2r, और 1+r की पावर -1। ठीक है, तो 1-r, 1+2r, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो गिवन गिवन क्या है कि x इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस 1 है, और y स्क्वायर इज independently distributed as central chi-square with f degree of freedom, then what is the value of the given integration। तो हमको एक्चुअली जिसमें जो फाइंड आउट करना है, तो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो ये गिवन इंटीग्रेशन है इसको अपन लिख सकते हैं एक बार, कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x फॉलो कर रहा है नॉर्मल μ, 1 को, और जो वाई स्क्वायर फॉलो कर रहा है chi² को। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेशन है, अपन इसको क्या, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले अपने को वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। आपको याद रखना है कि वाई स्क्वायर chi² को फॉलो कर रहा है, ना कि वाई फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो -∞ से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, वाई की पावर f-2, e की पावर -x²/2, माइनस, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, y²/2 प्लस μx dy² dx। तो हमें वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जो वाई वाली, जो एक्स वाली जो टर्म है वो अपन पहले इंटीग्रेशन में बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -∞ से +∞, ई की पावर -x²/2 है, और साथ में प्लस μx है। तो ये दो टर्म तो इसकी बाहर आ जाएंगी। ठीक है, अब अंदर जो टर्म बची, ई की पावर 0 से इन्फिनिटी, वाई की पावर f-2, और ई की पावर -y²/2। ठीक है, dy², और ये dx। तो वाई स्क्वायर फॉलो कर रहा है chi² विथ f डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये वाला इंटीग्रेशन अपने को वाई स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। मतलब ये जो y है ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे वाई स्क्वायर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वाई स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर इसमें 0 से इन्फिनिटी गामा अप्लाई कर देंगे, जो गामा फंक्शन होता है वो इससे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी, e की पावर -x²/2 प्लस μx। तो 0 से इन्फिनिटी, और इसको लिख सकता हूँ y², और ये जो ब्रैकेट में आ जाएगा f-2/2। ठीक है, और e की पावर -y²/2 dy²dx। अब यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो अपन इसमें गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे, और गामा से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, e की पावर -x²/2 प्लस μx। ये गामा अगर f/2 -1 हो जाएगा, ये है ना, f-2/2, तो ये क्या हो जाएगा, f/2 -1। तो यहाँ पे जो हमारा जो गामा के एन के फंक्शन में होता है n-1 होता है। तो ये इसका गामा क्या हो जाएगा, f/2। ठीक है, गामा, सॉरी, गामा f/2। लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है डिवाइड बाई 2, जो यहाँ पे ax की फॉर्म में आती है, ये यहाँ पे इस वाले फॉर्म में कैसे आएगी, गामा हाफ, नहीं नहीं नहीं, गामा
f/2। एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ? तो जब उसमें ये वाली क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई में होती है तो वो डिवाइड में चली जाती है, और जब डिवाइड में होती है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक बार के लिए। तो ये वाली क्वांटिटी आएगी जो ए की पावर गामा एन ए की पावर एन होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर एन। एन की वैल्यू कितनी है, f/2। अब हमारे पास बचा है dx, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारा एक तरह से कांस्टेंट है। तो अगर अपन इसको बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, गामा f/2, 2 की पावर f/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर x² 2 प्लस म्यू एक्स dx। तो इस वाले इंटीग्रेशन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन को अपन ऐसे सोल्व करेंगे कि इसको हमने एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। इसको हमको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और हम इसको नॉर्मल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि -1/2 अपना बाहर रहना चाहिए, और जो एक्स माइनस कुछ क्वांटिटी का स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ से मैं लिखूं इसमें एक्स माइनस म्यू। हाँ, तो ये जो है गामा f/2, 2 की पावर f/2 e की पावर -1/2। ठीक है, अगर 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, x² माइनस म्यू एक्स, टू माइनस 2 म्यू एक्स। 1/2 कॉमन लिया ना हमने। और अगर हम इसमें प्लस म्यू स्क्वायर कर देते हैं और माइनस म्यू स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपना हो गया यहीं से काम। तो गामा f/2, 2 की पावर f/2। अब ये जो माइनस म्यू स्क्वायर है, और माइनस माइनस प्लस, और डिवाइड बाई 2, तो e की पावर म्यू² बाई 2, ये हमारी तरफ हमारे साइड में एक कांस्टेंट है हमारे पास। तो अगर इसको अपन e की पावर म्यू² बाई 2 ये बाहर ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर -1/2, और इस वाली जो क्वांटिटी है इतनी, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर dx। तो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक तरह से जो हमारा एक्स वेरिएबल भी हमको पता है कि नॉर्मल म्यू 1 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी √2 पाई। और ये √2 पाई आएगी कैसे, वो मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ से गामा f/2, 2 की पावर f/2 e की पावर म्यू² बाई 2 माइनस इन्फिनिटी, अगर हम इसको √2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे √2 पाई। ठीक है, और e की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू² dx। तो ये किसका पीडीएफ हो गया, एक्स फॉलो नॉर्मल म्यू 1 का। तो अगर हम उसके एंटायर रेंज पे इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो एक तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। इस वाली टर्म को अगर अपन छोड़ देते हैं तो ये जो बाकी जो टर्म बची हुई है ये एक तरह से नॉर्मल म्यू 1 का, यहाँ पे σ²1 है उसका पीडीएफ है ये। तो उसकी एंटायर रेंज पे अगर अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास अगर ये वाली क्वांटिटी इधर से बचती है, तो हमारा जो आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता है √2 पाई और 2 की पावर f/2 गामा f/2 और e की पावर म्यू² बाई 2। ठीक है,
तो इससे आंसर हमारा कौन सा आंसर आ रहा है? हाँ, ये जो आप रूट ये 2 की पावर ½ है, तो ये f/2 + ½ लिख सकते हो, रूट पाई को अलग से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा देखो रूट पाई है, गामा f/2 है, और 2 की पावर f/2 + ½ f/2 प्लस ये वाली इसने पावर यहाँ पे ऐड कर दी है, e⁻²/2। ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एक्स एंड वाई बाइवेरिएट नॉर्मल 0 0 0 1 1 और रो को फॉलो कर रहे हैं, तो इनके मार्जिनल स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करेंगे। x+y और x−y आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि इस जब स्टैंडर्ड वाला केसेस होता है बाइवेरिएट नॉर्मल का, कि 0 0 1 1 वाला, तो उसमें x+y और x−y इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। और x+y फॉलो नॉर्मल 2 + 1 + रो, और x−y 2 1 - रो। ठीक है। इसका आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। डेरिवेशन में वैसे ही अपने को ये पुट करना है, μ = x+y, तो और v = x−y। तो ऐसे करके अपने को जो 2 वे ट्रांसफॉर्म होती है, उससे अपने को पीडीएफ निकालेंगे, और इसका आपको एक तरह से जो आपको एफएमएस जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल साइंस है गुप्ता कपूर वाली, उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल में जो डेरिवेशन है उसमें ये आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको मेन 0 वेरिएंस इसको फॉलो करेगा, 2 1 - रो। बेसिकली आपको इतने बड़े रिजल्ट है, ये आपको याद रखने हैं। और इसका सॉल्यूशन आपको गुप्ता कपूर चैप्टर नंबर जो बाइवेरिएट वाला चैप्टर है, कोरिलेशन या रिग्रेशन वाले चैप्टर में बाद में दे रखा है, उसमें ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है कि आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। और आप ये वाली ट्रिक से ही ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, कि जो आपको अजम्पशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, एक तरह से स्टेटमेंट वाले, जहाँ पे कैलकुलेशन ना करनी पड़े, वो आप अ, बिना पेन मार्क करे हुए कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये करके आप उसको अप्लाई करिए। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि x+y और x−y इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब अगर इसका अकेले का मैं अगर वो करूँ, आंसर करूँ, तो मुझे अकेले में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, 3 तरह के डेरिवेशन यहाँ पे लिखने में। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है, आर इज ए सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इन ए रैंडम सैंपल साइज एन ऑफ द बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन विथ रो इज इक्वल टू 0, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ R²। जो जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, उसका मैंने एक्चुअली जो आंसर है वो अपने जो सीट अपलोड करी है, स्टैट्स कॉर्नर जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें उसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड करा है। तो अगर आपको, अगर गुप्ता कपूर आपके पास बुक नहीं है, तो जो स्टैट्स कॉर्नर नाम से एक चैनल है यूट्यूब, वो टेलीग्राम पे, उस पे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा 2022 के स्टैट्स पेपर 1 का, उसमें आपको वो सॉल्यूशन वहाँ पे पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर इज ए सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इन ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन फ्रॉम ए बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन विथ रो इज इक्वल टू 0, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ R²। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ R² फॉलो करेगा 1/2 n - 2/2, ये जो भी ऑप्शन है। ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि इसका भी आंसर आपको गुप्ता कपूर में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 15 में। हाँ, 15 में, जिसमें chi² का एप्लीकेशन है। और 15 या 16 मान लो आप, जो chi² और TF/Z है, जिसमें रो इज इक्वल टू 0 का एक टेस्ट अप्लाई होता है, उसमें आपको R² का पीडीएफ मिल जाएगा। अब इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, कि अगर आप ये पीडीएफ ये निकालना चाहो, तो ये पीडीएफ भी वही 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, और शायद उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप यही अप्लाई करिए कि ये तो जनरल आंसर है, कि ये आपको पता होने चाहिए, तभी आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे।
तो R इज इक्वल टू, ये वाला आपको सीधा आंसर मिल जाएगा कि बीटा हाफ और n-2/2 होता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको भी पता है वही वाली सारी प्रॉपर्टी बीटा की फॉर्म में, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है कि आर आर स्क्वायर क्या होता है, 1 - r² √n-2 वाला जो टेस्ट अप्लाई होता है इसमें। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन है जो अपन यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। R1.23 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो R1.23 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो विच स्टेटमेंट ऑफ द आर इज और आर करेक्ट। तो R1.23 इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि 2 और 3 का जो मल्टीपल कोरिलेशन है 1 के ऊपर वो 0 है। मतलब 1 का 2 और 3 के कंबाइंड से कोई रिलेशन नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। तो अगर अपन कंबाइंड की बात करते हैं तो इंडिविजुअल से भी कोई रिलेशन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर अगर मैं एक बात कहूँ कि आपको स्टैट्स और मैथ्स में दोनों में पास होना है, अगर आप दोनों में पास नहीं हो रहे हो, नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप दोनों कंबाइन करके भी अगर रिलेशन, आपका कोई रिलेशन नहीं है x1 के साथ में, तो इंडिविजुअल लीनियर रिलेशन तो होगा ही नहीं। तो x1 है जो पहला स्टेटमेंट, अगर बात करते हैं R1.23, तो इसमें x1 अनकोरिलेटेड है x2 के साथ भी और x3 के साथ भी। जब इन x2 और x3 का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो भी x1 के साथ 0 है, तो इंडिविजुअल तो 0 ही होगा। ठीक है, x2 इज अनकोरिलेटेड विथ x3। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया कि x2 x3 के बारे में अनकोरिलेटेड है, तो हमको इन्फॉर्मेशन ओनली इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की है, इन दोनों के इंटर रिलेशन के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। तो इसके बारे में x2 और x3 के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन होगा, अनकोरिलेटेड होंगे या कोरिलेटेड होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। अब हमारे पास ये जो एक कंडीशन बची, इसको हम अप्लाई करके चेक करेंगे कि 1 - r12² 1 - r²(1 3.2)। अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला r²(1 3.2) जो पार्शियल कोरिलेशन है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। हाँ, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको, आप इसका कैसे भी ट्राई करके याद करो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 - r12 का स्क्वायर और 1 - r13 का स्क्वायर। देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि डिनोमिनेटर के लिए आपको इस साइड से पेयर बनाने हैं, इस साइड से 2 है तो इस साइड से कोई पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में है, तो अपने को जो स्क्वायर रूट वाला है वो अपने को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, तो स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे r1 2 स्क्वायर और आर, यहाँ पे 1, हाँ, और r3 2 स्क्वायर। ठीक है, इधर से 2 का कोई पेयर नहीं है यहाँ पे, तो 1 2 का बनाएंगे और 3 2 का बनाएंगे। ठीक है, ऊपर में क्या बन रहा है, ऊपर में देखो आर, ऊपर में इस वाले साइड से अपन जाते हैं तो r13 का पेयर हमारे पास है, सीधा सीधा r13 का पेयर हो गया, माइनस माइनस जो फॉर्मूले में आता है इन दोनों का पेयर r12 और r23 लिख दो या r32 लिख दो, वो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमको निकालना है। ठीक है, तो अगर हम अ, एक तरह से ये ले लें, इसमें कंबाइंड वो ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - r12 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वही आ जाएगा 1 - r12 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 1 - r32 स्क्वायर -r13 r12 r23
वन माइनस आर वन टू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब अपने को बेसिकली ऊपर वाली क्वांटिटी के साथ में डील करना है। ऊपर वाली क्वांटिटी का आंसर क्या आना चाहिए? तो हमको पता है कि आर, हम ऑलरेडी स्टेटमेंट वन को करेक्ट कर चुके हैं कि एक्स वन इज अनकोरिलेटेड विथ एक्स टू एंड एक्स थ्री। एक्स वन इज अनकोरिलेटेड विथ एक्स टू, मतलब कि आर वन टू इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स वन इज अनकोरिलेटेड विथ एक्स थ्री इज इक्वल टू आर वन थ्री इज इक्वल टू स्मॉल आर वन थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो अपने को बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे वन माइनस आर वन टू, एक्स वन और एक्स टू के बीच में कोरिलेशन जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। और इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। टू और थ्री के बीच में, आर वन थ्री के बीच में जीरो है, और हाँ, और आर वन टू के बीच में जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा। यहाँ नीचे क्या बचा? वन माइनस आर आर थ्री टू का स्क्वायर। तो ये जीरो है, ये कोई जीरो नहीं है। ये अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वन आ जाएगा। यही हमारा इसका वन और थ्री ऑप्शन सही है। तो अब हम क्वेश्चन 11 से 20 डिस्कस कर चुके हैं। अगले वाले लेक्चर में अपन जो स्टैट्स के क्वेश्चन है वो अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि 10 एक साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करें या 5। 10 क्वेश्चन डिस्कस करने पे एक्चुअली वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है, लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत वो भी जो बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे। और मैंने ये क्वेश्चन नंबर है वो उसी सीक्वेंस में डाले जो आपको ए सीरीज के हैं, जो आपको यूट्यूब पे, जो यूपीएससी की जो साइट पे जो आपको सीरीज मिलेगी उसी सीरीज में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सपोज कि आपके पास पेपर है, आपको 17 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसी क्वेश्चन पे जाके डायरेक्ट आप यहाँ से देख सके। इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस से वीडियो बनाए हैं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो आपको इजीली आप फाइंड आउट कर सको। थैंक यू सो मच।